Hello everyone. I'm sure you people are doing great. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन 44 एडी आपने लास्ट क्लास में देख लिया। अब दो सेक्शन और देखने हैं आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, 44 एडीए और 44 एई। 44 एडी किसके लिए था? फॉर ऑल बिजनेसेस अदर देन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, राइट? बिजनेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए कौन सा है? 44 एई। ये जो 44 एडीए है ना, प्रोफेशनल्स के लिए, ये नया सेक्शन है, ये बहुत पुराना सेक्शन नहीं है। पहले से 44 एडी और 44 एई चल रहा था। ये एडीए ना बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। एक्चुअली मार्केट में प्रोफेशनल्स ने बोला कि भाई बिजनेसमैन के लिए सरकार देती है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कि भाई उनको हिसाब किताब से छूट मिलती है, प्रोफेशनल्स को क्यों नहीं देती है? जो छोटे मोटे प्रोफेशनल है उनको भी इन सब से आजाद करे, उनकी भी इनकम प्रिज्यूम कर ले। सरकार ने कहा कर लेते हैं भाई। सरकार ने 44 एडीए सेक्शन बना दिया, लेकिन बिजनेस वालों के लिए 6% 8% इनकम थी। प्रोफेशनल के लिए सरकार ने कहा कि इनकम मानी जाएगी 50% ऑफ द ग्रॉस एसेट, 50% इनकम मानी जाएगी। अगर आपका 1 करोड़ रुपए आता है तो इनकम, आपका अगर 20 लाख रुपए आता है तो आपकी इनकम कितनी? 10 लाख रुपए मान ली जाएगी। आपको लगेगा कि ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा सरकार मांग रही है। नहीं, सच पूछिए तो प्रोफेशनल की जो इनकम होती है मोटा मोटी होती भी 50% है। जो लोग माल खरीद के बेच रहे हैं, बिजनेस वाले तो सामान बेच रहे हैं ना, तो भाई उसकी लागत होती है। प्रोफेशनल्स की क्या लागत? उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है मेनली वही कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट तो होती नहीं है हर सर्विस देने पे। आप समझ रहे हैं? प्रोफेशनल तो सर्विस बेच रहा है ना, जिसके लिए यूनिट कॉस्ट नहीं है कुछ भी। अगर कॉस्ट है तो उसकी जो पूरा ऑफिस का खर्चा है, जो फिक्स खर्चे हैं वो है उसके। और आपको लगता है कि ज्यादा है तो सरकार रास्ता तो दे ही रही है उसके लिए। भाई कह रही है कि ठीक है, इनकम कम दिखाइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए, ऑडिट कराइए, नहीं तो हम आपको तो छूट दे रहे हैं ना यहां पे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 44 एडीए क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस फॉर प्रोफेशनल, सेक्शन 44 एडीए। The provision of section 44 ADA will be applicable only if the following conditions are satisfied. किसके किसके लिए अवेलेबल है पहले तो ये देख लो। इट्स अवेलेबल ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। एडी किसके लिए था? तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए था, और रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। ध्यान दीजिएगा, एचयूएफ जो होती है वो एक इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है? तो एचयूएफ परिवार कभी भी सर्विसेज नहीं दे सकता है, परिवार कभी भी सर्विसेज नहीं देता है। तो नॉर्मली जो एचयूएफ की इनकम होती है ना, वो बिजनेस की इनकम होती है, वो प्रोफेशनल इनकम नहीं हो सकती, ठीक है? फैमिली कैन नॉट गिव प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है? तो इसलिए प्रोफेशनल इनकम हो ही नहीं सकती एचयूएफ की। द इनकम ऑफ एचयूएफ विल ऑलवेज बी बिजनेस। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा है कि एक हमने परिवार बनाया और परिवार मिलकर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है। सरकार भी इस बात को नहीं मानती है, ठीक है? सरकार कहती है कि अगर प्रोफेशनल सर्विस है ना, तो कोई एक इंडिविजुअल उसमें से दे रहा है, वो उसकी इनकम है, ये परिवार की इनकम नहीं है, ठीक है? फर्म में ऐसा हो सकता है, हाँ, 3 वकील मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ये माना जा सकता है, ठीक है? ऐसा होता है, प्रोफेशनल लोग फर्म बनाते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल्स तो फर्म वैसे भी बनाते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है कि एक अलग अलग स्ट्रीम के प्रोफेशनल्स मिलकर एक फर्म बनाते हैं, कई डॉक्टर मिलकर एक पार्टनरशिप में अपनी क्लिनिक खोलते हैं, तो दिस हैपेंस। तो फर्म हो सकती है, लेकिन एक परिवार नहीं हो सकता, एचयूएफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एचयूएफ बना के हम कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं ना, तो कोई एक इंडिविजुअल उसमें से दे रहा है। मोटा मोटी यही देखा गया है कि परिवार का कोई एक बंदा दे रहा है, तो सरकार कहती है ये परिवार की इनकम कहाँ है, ये तो फिर तुम्हारी इनकम है, ये तो जबरदस्ती का तुमने एचयूएफ क्रिएट किया है। तो एचयूएफ की बिजनेस इनकम को ही मार्केट में एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब इट्स एन अनएक्सेप्टेबल इनकम अगर आप प्रोफेशनल इनकम दिखाते हो। क्या मार्केट में लोग दिखा रहे हैं प्रोफेशनल इनकम? हाँ, वो 44 एडीए नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन कुछ लोग दिखा भी रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स देखिए एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर इनके इनकम टैक्स ऑफिसर को आपत्ति हो जाएगी ना, तो फिर वो नहीं मानेगा, वो कहेगा कि नहीं, हम तो नहीं मानते इसको। एक परिवार धंधा कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ये पॉसिबल है। एक परिवार की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक किराए की इनकम आ रही है, ये चल सकता है, क्योंकि प्रोफेशन इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है, प्रोफेशन परिवार का नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके मन में आ रहा होगा बहुत सारी चीज, मैं समझ रहा हूं,
ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बेटा, एक्सेप्शन के हिसाब से कानून नहीं बनता, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक्सेप्शन के हिसाब से कानून नहीं बनता, कानून मेजॉरिटी के हिसाब से बनता है। आप कह सकते हैं सर पूरे परिवार में डॉक्टर है, ठीक है, पूरा परिवार डॉक्टर है, एचयूएफ बना के वो लोग अपनी डॉक्टरी चला रहे हैं, पॉसिबल, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ होता ही नहीं है, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार नहीं मानती क्योंकि मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इसलिए 44 एडीए में क्या कह रहा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के लिए भी नहीं है ये। द एसएससी शुड बी इंगेज इन द फॉलोइंग प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, लीगल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर हो सकता है, अकाउंटेंसी प्रोफेशन हो सकता है, इसमें सीए सीएम में आ जाते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है, सीएस भी आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे प्रोफेशन यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है, यानी जो बेसिकली जिनको आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन कहते हो ना वो सब कवर हो रहे हैं। फिर है टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, दिस लिमिट इज रेज्ड टू 75 लाख प्रोफेशनल इन केस एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर। वैसे तो लिमिट 50 लाख तक की ही है, लेकिन ये लिमिट 75 लाख रुपए मान ली जाएगी अगर 5% तक की ही आपकी कैश रिसिप्ट है। जैसे बिजनेस के केस में नहीं था कि वैसे तो लिमिट 4480 में 2 करोड़ थी, लेकिन 5% तक ही अगर आपकी कैश रिसिप्ट थी तो टर्नओवर 3 करोड़ तक भी ले लिया जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। वैसे तो लिमिट 50 लाख है, लेकिन अगर आपकी 5% ऑफ ही कैश रिसिप्ट है तो हम 75 लाख रुपए तक के टर्नओवर पे भी आपको ये सेक्शन 44 एडीए दे देंगे। अच्छा, अब अगली बात बताते हैं आपको, जब ये सेक्शन आया ना, ये बहुत पहले तो आया नहीं था, ये सेक्शन बहुत बाद में ही आया है, ठीक है, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर 16-17 में आया है, बाकी सेक्शन तो बहुत पहले से चल रहे हैं, 40 साल पुराने होंगे, 50 साल पुराने होंगे, हो सकता है। ये 16-17 में ये प्रोविजन आया है। तो जब 16-17 में ये प्रोविजन आया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट को क्या रिकमेंड कर रहे होंगे, आइए इस बात को समझते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ए हम आपको दे रहे हैं कि वो कहते होंगे अपने क्लाइंट को कि भाई 50% अपनी इनकम आपको माननी है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनवाना नहीं है, ऑडिट कराना नहीं है, 4480 ले लो, ठीक है, 50 लाख तक की लिमिट है, तो हमारी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है, 40 लाख रुपया, 20 लाख रुपए की इनकम दिखाओ, टैक्स दे दो। सीए साहब ये बोलेंगे कि सीए साहब दूसरी वाली बात बोलेंगे, अब ये बताइए, सीए साहब बोलेंगे नहीं 40 लाख रुपए तुम्हारी रिसिप्ट है, 20 लाख रुपए इनकम क्यों दिखाओगे 50%, सरकार को ज्यादा टैक्स दोगे क्या, मत करो ये सब, तुम्हारी 40 लाख रुपए की ग्रॉस रिसिप्ट है, तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, हमसे ऑडिट कराओ, हम ऑडिट करेंगे, तुम्हारी इनकम कितनी दिखाएंगे, 5 लाख रुपया बस, ठीक है, अब इस पे तुम टैक्स पे करोगे तो तुम्हारा टैक्स की बचत होगी खूब। सीए साहब क्या रिकमेंड करेंगे, सीए साहब यही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अगर सीए साहब ने ये रिकमेंड कर दिया कि भाई साहब आप एक काम करिए 44 एडीए ऑप्ट कर लीजिए, 50% ग्रॉस रिसिप्ट का सीधे इनकम दिखा दीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मत बनाइए, ऑडिट मत कराइए, तो सीए साहब को फीस किस बात की मिलेगी, ऐसी कंसल्टेंसी थोड़ी ना देगा सीए जिससे उसको फीस ही ना मिले। तो सीए साहब ने बोला कि नहीं भाई हम लोग 44 एडीए से बाहर हो जाते हैं। पूरे देश में हलचल मच गई, प्रोविजन अभी 16-17 प्रीवियस ईयर में आया है, पूरे देश में हलचल मच गई कि भाई हमको 44 एडीए ऑप्ट नहीं करना है। क्या ये बात सरकार को भी समझ में आ गई होगी कि 44 एडीए अब देश में ऑप्ट नहीं होगा? हाँ, महक तो मिल ही जाती है मार्केट में क्या चल रहा है। सरकार समझ गई कि 44 एडीए कोई ऑप्ट करेगा नहीं, तो सरकार ने कहा कि अब हम दिखाते हैं कि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, ठीक है, अब लोगों को हम मजबूर करेंगे, वो खुद ही इसको ऑप्ट करेंगे। देखिए पढ़िए अगली लाइन क्या लिखी सरकार ने, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 एडीए विल नॉट बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मैं आपको बता दूं, जब ये बजट आया था ना 2016 का, तो उसमें ये लाइन नहीं थी। बजट में तो 44 एडीए के प्रोविजंस बाकी आए थे और ये वाला पॉइंट नहीं था। ये तो जब फाइनेंस एक्ट बनाना तैयार किया गया तब तक में 2 महीने में सारी हलचल मार्केट की समझ में आ गई, तो इस वाले अमेंडमेंट के साथ फाइनेंस एक्ट पास हुआ। देखिए लाइन, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 एडीए विल नॉट बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर if the SSC does not claim the same during the previous year with effect from 16-17। सरकार कह रही है मत लो, तुम कह मार्केट में लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, सरकार कह रही है मत लो, अगर तुमने 16-17 में नहीं लिया तो आगे भी 5 साल तक ध्यान रखना, देंगे नहीं ये। तो लोगों को समझ में आया कि सरकार तो खुद ही नहीं देने को तैयार है, हम लोग मना कर रहे हैं, सरकार खुद ही कह रही है मत लो।
इससे वापस से रिदम बन गया सेक्शन 44 एडीए के लिए, और लोगों ने सीए की बात को ठुकराया, कहा बहुत मत समझाओ हमको, ठीक है, हमें भी समझ में आ रहा है, हम लोग 44 एडीए ऑप्ट करेंगे, ना खाता वही बनाएंगे ना तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, 50% अपनी इनकम दिखाएंगे, राइट। बहुत देखिए टेक्निकली गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मीडिएटर्स नहीं होने चाहिए। एक बात बताइए, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए क्या किसी की जरूरत होनी चाहिए? किसी को नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न ऐसा होना चाहिए कि ऑटो बन जाए, तैयार हो जाए, मेरा साल खत्म हो गया, मेरी इनकम कितनी है ये पता होनी चाहिए मुझे। और सच पूछिए तो आने वाले समय में ना इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपकी प्री फिल्ड रिटर्न आएगी। हाँ, आपको अजीब लग रहा होगा ये सुन के, इनकम टैक्स पोर्टल खोलिए, आप अपना पैन नंबर डालिए, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बन के तैयार, सरकार खुद ही बना देगी। कैसे बना देगी? सरकार को सब तो पता है, आपको तनख्वाह आ रही है तो कितनी आ रही है, भाई जो एम्प्लॉयर है वो तो आपकी जितनी सैलरी है उस पर टीडीएस काट के बता ही रहा है सरकार को। बाकी हमने आपको बताया कि एआई की मदद से सरकार किस किस तरीके से आपकी दूसरी इनकम को भी पता कर ले रही है। आपके पास बैंक से ब्याज आ रहा है, सरकार को पता ही है, हर चीज तो पता है, आपकी एक्सपेंडिचर पे पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का, सब पता है। आने वाले समय में ये रिटर्न प्री फिल्ड होगी। अच्छा, जब मैं ये सब बात करता हूं ना तो पता है कमेंट बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर तो फिर इसका मतलब सीए खत्म हो जाएगा, ये सब प्रोफेशनल्स खत्म हो जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी छोटी चीज नहीं है, वो रिटर्न नहीं भरता। अरे इससे थोड़ी ना सीए की प्रैक्टिस चलती है, हम कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है, उससे पैसा आता है, हम ऑडिटिंग करते हैं, उससे पैसा आता है, ठीक है। और जब रास्ते पकड़ने के सरकार के ज्यादा बन जाएंगे ना तो केसेस ज्यादा होंगे। इनकम टैक्स के केस कराइए ना, जब सरकार के पास पकड़ने के रास्ते ज्यादा होंगे ना तो केस भी बहुत ज्यादा होगा। आपको मालूम नहीं है कि जीएसटी में किस तरीके से नोटिसेस बट रही हैं, एकदम धड़ाधड़ नोटिसेस बांटी जा रही हैं। जिस दिन इनकम टैक्स भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ना उस दिन वैसे ही इनकम टैक्स में भी नोटिसेस आएंगे। तो यू विल हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो फॉर केसेस, राइट। अगेन द सेम थिंग विच वॉज देयर इन 44 AD कि भाई आपको एडवांस टैक्स 4 किस्तों में देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक किस्त एडवांस टैक्स की दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट सहूलियत तो दे ही रही है इस सेक्शन में। तो देखिए एक और सहूलियत लीजिए, एडवांस टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड थ्रू 1 इंस्टॉलमेंट ओनली, दैट इज बाय 15 मार्च इंस्टेड ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट्स। अब देखिए आगे क्या है, कंसिक्वेंसेस इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब देखिए 44 ADA में आप घुस गए हो तो अब क्या होगा, if the above conditions are satisfied, the income from the profession is estimated at 50% of the gross receipt or total turnover. The following points should be noted. The SSC can voluntarily declare higher income in his return. SSC ज़्यादा इनकम दिखाना चाहता है 50% से भी ज़्यादा, तो दिखा लो भाई, इसमें कहाँ मनाही है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम होती है वो फाइनल इनकम होती है, अब कोई भी डिडक्शन उसमें से नहीं मिलती। अब डेप्रीशिएशन नहीं घटा सकते, अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन कैरी फॉरवर्ड था नहीं घटा सकते, कुछ नहीं घटाना है, ये इनकम फाइनल है, ठीक है। जैसे फर्म की, अगर फर्म का केस है तो फर्म को 40B में 2 डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा रेमुनरेशन टू पार्टनर, तो वो सब भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब घट चुका है ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू इज कैलकुलेटेड वेयर नेसेसरी एज इफ द डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल हैज बीन अलाउड। इसका मतलब क्या है कि WDV को आप हर साल डेप्रिसिएशन से कम करते रहोगे, ताकि जब कभी भी आप 44 ADA से बाहर निकलो, भाई 50 लाख से ज़्यादा मेरा टर्नओवर जब होगा तो हम 44 ADA से बाहर भी तो हो जाएंगे, 50 लाख 75 लाख वॉट एवर द लिमिट इज एप्लीकेबल टू यू, तो आप बाहर भी तो हो जाएंगे 44 ADA से। तो जब बाहर हो जाएंगे तब तो आप डेप्रिसिएशन वगैरह सब क्लेम करेंगे ना, नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे, तो उस समय के लिए WDV आपकी तैयार रहनी चाहिए। तो हर साल WDV से डेप्रिसिएशन घटा के WDV कम करते जाइए, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट विल बी एज्यूम दैट डिसअलाउंस इफ एनी अंडर सेक्शन 40, 40A, 43B, जितना भी तरीके का डिसअलाउंस होता है, रिलेटिव को एक्सेसिव हाई पेमेंट कर दिए, कैश पेमेंट कर दिए, ठीक है, वो सारा डिसअलाउंस हो चुका है, ये माना जाएगा। अगेन द सेम लाइन आई यूज, 50% जो इनकम बताई जा रही है वो फाइनल इनकम है, ना कुछ उसमें घटाना है ना कुछ जोड़ना है। एडवांस टैक्स पे करना होता है, ये मैंने बताई, एक इंस्टॉलमेंट होती है बस उसकी, 1 इंस्टॉलमेंट।
बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। अरे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फायदा यही है कि आपको खाते बही नहीं बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी भी अगर कुछ बचा तो प्रोविजन 44 एडी जैसा ही है। अब ये क्या मतलब है बाकी कुछ बचा तो सेम थिंग कि अगर आप इनकम कम दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, आंसर इज यस। क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, ऑडिट कराओ, हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 44A, computation of income on estimated basis in the case of taxpayer engaged in the business of plying, leasing or hiring goods carriage। 44A किसके लिए है, फॉर प्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग गुड्स कैरिज वाले बिजनेस के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए सेक्शन है 44A। सेक्शन 44A इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइड, द टैक्सपेयर में बी एनी एसएससी। एक तो ये 44A सबके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, यूओपी, बीओआई, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी हो। टैक्सपेयर कौन सा बिजनेस करता है, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज का। द टैक्सपेयर ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरियज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रक होनी चाहिए, ठीक है। जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जिनके पास सैकड़ों ट्रक हैं उनके लिए ये प्रोविजन नहीं है। 10 ट्रक तक अगर आपके पास है तभी आपके लिए सेक्शन 44A एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए समझाते हैं आपको। 1/4/2023 को आपके पास 10 ट्रक थी, ठीक है। 5/4/23 को आपने +1 ट्रक की, आपने एक ट्रक खरीद लिया, ठीक है। और 6/4/23 को एक ट्रक आपकी खराब थी, उसको आपने सेल कर दिया, -1 ट्रक। एक ट्रक परचेज किए, फिर एक ट्रक बेच दिए, यानी अभी भी आपके पास ट्रक कितनी है, टोटल ट्रक दैट यू हैव इज 10 ट्रक्स ओनली। अब मुझे जानना है कि क्या सेक्शन 44A ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपके पास 10 ट्रक से ज्यादा पूरे साल में कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास 11 ट्रक एक दिन था, एक दिन ऐसा था जिस दिन मेरे पास 11 ट्रक था, 5 अप्रैल को, राइट। तो नहीं हो सकता, ठीक है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जैसे मेरे पास एक ट्रक मैंने खरीदा और सेम डे बेच दिया, तो भी एक बार पहले खरीदा ना, तो एक बार ट्रक 11 हो गई, फिर बेचा तब 10 हुई। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर क्या आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक थी, हाँ, कुछ समय के लिए मेरे पास 11 ट्रक थी। तो जैसे अगर आपको ये ट्रक बेचनी थी तो पहले बेचना चाहिए था, फिर खरीदना चाहिए था। अगर ये हम उल्टा कर देते, यहाँ पे -1 करते, यहाँ पे +1 करते, तो हमें सेक्शन 44A मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर 9 ट्रक होता और इस दिन फिर जब वापस से खरीदते तो 10 ट्रक हो जाता। 10 ट्रक से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अब इस ट्रक का मतलब क्या है कि यू हैव 10 ट्रक्स का मतलब आपके पास खरीदी हुई अपनी ट्रक 10 ट्रक है, नहीं, आप 10 ट्रक से धंधा कर रहे हो। अब वो ट्रक किराए पे लिए हो, लीज पे लिए हो, वो ट्रक आप खरीदे हो, कैसे भी है भाई, हम अगर 100 ट्रक चला रहे हैं तो धंधा तो बड़ा कर रहे हैं ना। बड़े धंधे वालों के लिए ये नहीं है, भले ही किराए पे लेके, लीज पे लेके ट्रक चलवा रहे हैं तो क्या हुआ, ठीक है। तो 10 ट्रक का मतलब है 10 ट्रक इन पोजीशन। For this purpose, the taxpayer who is in the possession of goods carriage, whether taken on hire purchase, installment, or for which whole or part of the amount is still due, shall be deemed to be the owner of such goods carriage। यहाँ पे हम जैसे वर्ड यूज एक्चुअली होता है ना, owns not more than 10 goods carriage, तो own का मतलब क्या है कि आपने खरीद लिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कह रहा है आप हायर परचेज पे लिए हो, आप इंस्टॉलमेंट पे लिए हो, आपने ट्रक लिया है, अभी उसकी कुछ किस्तें बाकी हैं, आपने अभी पेमेंट पूरा नहीं किया है, उधार में लिया है, कह रहा है ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। इन सबको हम ओनर ही मानेंगे इस सेक्शन के लिए। अब वो ओनर की डेफिनेशन ऐसी होती है कि नहीं, वो नहीं कह रहा है, कह रहा है इस सेक्शन के लिए हम उसको ओनर मान लेंगे, ठीक है। Consequences if section 44A is applicable. If the aforesaid conditions are satisfied, then section 44A is applicable. Gross vehicle weight not more than 12 metric ton. देखिए छोटी ट्रक और बड़ी ट्रक की बात हो रही है। नॉट मोर देन 12 मेट्रिक टन का मतलब क्या हो गया, लेस देन इज इक्वल टू 12 MT। ये ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है माल वाल लादने के बाद ये ट्रक का टोटल वेट क्या होगा। तो अगर अप टू 12 मेट्रिक टन की व्हीकल है तो 7500 रुपये महीने की इनकम मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, 7500 रुपये महीने की इनकम मानी जा रही है, ये कम है ज्यादा मान रही है सरकार।
अरे मेरे हिसाब से बहुत कम मान रही है भाई साहब। 12 मेट्रिक टन से कम की भी कार अगर मतलब 10-12 मेट्रिक टन की अगर ट्रक होगी तो कितने की आएगी मालूम है आपको? 20 से 25 लाख के बीच होगी वो। ठीक है, आप 25 लाख रुपया पकड़ लीजिए कि हम 25 लाख रुपए की ट्रक ले रहे हैं, हमको महीने का मिनिमम कितना कमाना चाहिए? अरे 25 लाख रुपए की ट्रक खरीद के 25 लाख का 1% होता है 25,000 रुपया, उतना भी नहीं कमाएंगे हम। अरे 1% तो ब्याज ही मिल जाता है मोटा मोटी महीने का, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अदरवाइज बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नियरली 0.5% पर मंथ। ठीक है, 6% का ब्याज है बैंक में। 0.5% भी अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपए की ट्रक खरीदे तो 12,500 रुपया महीना होता है। अगर हम उतना भी नहीं कमाते हैं तो क्या बिजनेस कर रहे हैं हम? बेकार है, ट्रक को बेच के बैंक में ही पैसा रख दो, उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। सरकार तो बहुत कम मान रही है यार, 7500 रुपया महीना इनकम मान रही है। किसको तकलीफ होगी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में? कौन कहेगा कि इससे भी कम कमाते हैं? अगर इससे कम कमाते हो तो हम तो कहेंगे चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। नहीं कमाता कोई, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं अभी सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सरकार आपको मदद ही कर रही है। ठीक है, ये हार्डशिप नहीं है। फिर ग्रॉस व्हीकल वेट मोर देन 12 मेट्रिक टन। अब 12 मेट्रिक टन मतलब हो जाए 15-16 मेट्रिक टन की गाड़ियां आती हैं। अब वो सबका जो प्राइस होती है 40-40, 45-45 लाख रुपए की ट्रक है। अरे आप 40 लाख ही पकड़ लीजिए। ठीक है, 40 लाख रुपए की ट्रक आप खरीदे हो, 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, एग्जाम्पल 18 टन की अगर गाड़ी है तो 18,000 रुपये महीना मानी जाएगी इनकम। मतलब सीधा सीधी समझिए, 12 मेट्रिक टन है तब तक तो 7500 रुपये महीना, और 12 मेट्रिक टन से ऊपर है तो 1,000 रुपये पर मेट्रिक टन। मतलब देखिए, 9 MT की ट्रक, 10 MT, 11 MT, 12 MT, इन सब की इनकम कितनी मानी जाएगी ऐसी ट्रक की? 7500 रुपये पर मंथ, 7500 रुपये पर मंथ, 7500 रुपये पर मंथ। लेकिन अब यही 13 मेट्रिक टन हो गया तो अब ये कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये पर मंथ। 14 मेट्रिक टन, आप लिख लीजिए कहीं, 14,000 पर मंथ, ये इनकम हो जाएगी। अब आपके पास मान लीजिए गाड़ी, कितनी गाड़ी ट्रक है आपके पास? 4 ट्रक है, 11 मेट्रिक टन की, एंड 2 ट्रक है 14 मेट्रिक टन की, 18 मेट्रिक टन की। तो अब क्या होगा, आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 7500 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 18,000 इंटू 12, ये महीने की इनकम होती है ना। ठीक है, 7500 महीने की, 18,000 महीने की, तो ये आपकी इनकम हो जाएगी। 4 ट्रक, 4 इंटू 7500 इंटू 12, और फिर 2 ट्रक 18 मेट्रिक टन की है तो 2 इंटू 18,000 इंटू 12। ठीक है, income from the aforesaid business shall be calculated for every month or part of a month during which the goods carriage is owned by the taxpayer। अच्छा, ट्रक आपके पास है, यू ओन द ट्रक द डे फ्रॉम विच यू ओन द ट्रक। एंड ओन का मतलब चाहे आपने खरीद के लाया हो, चाहे आप उधार में लाए हो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट से लाए हो, हायर परचेज से लाए हो, जिस दिन आपके पास ट्रक आ गई उस दिन से इनकम शुरू हो जाएगी। पार्ट ऑफ द मंथ भी है, अब आपकी ट्रक चल नहीं रही है, अभी तो खड़ी है, ये सबसे मतलब नहीं, ट्रक आ गई इनकम शुरू, वहां से एजम्पशन हो जाएगी कि अब आपकी इनकम शुरू हो गई। पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी 7500 रुपया या वट एवर जो भी ये इनकम है, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी उतना ही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 4/23 को 4 ट्रक थी 12 मेट्रिक टन की, प्लस 2 ट्रक थी 15 मेट्रिक टन की। ठीक है, 25/5/23 को एक ट्रक आई आपकी 18 मेट्रिक टन की परचेज। ठीक है, और
और ये पुट टू यूज होती है, और ये पुट टू यूज होती है ऑन 4/6/23। अब चलिए इसकी इनकम निकालनी है आपको। कैसे निकलेगी साल भर की इनकम? 4 ट्रक 12 मेट्रिक टन का है तो 7500 रुपये महीना इंटू 12, फिर 2 ट्रक तो 2 इंटू 15,000 रुपया इंटू 12, प्लस 1 ट्रक और आई 1 इंटू महीने का कितना 18,000, 18 मेट्रिक टन की गाड़ी है। कितना महीना? ये 4/6 वाली डेट कंसिडर होगी या ये वाली डेट कंसिडर होगी? तो पुट टू यूज से मतलब नहीं है, जिस दिन गाड़ी आई है उस दिन से होता है। अच्छा, मई में तो सिर्फ 5 ही दिन है तो मई महीना को भी लेना है। हाँ, पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1 महीना गिना जाएगा। ठीक है, तो बस अप्रैल छोड़ दीजिए, बाकी तो मई से लेके पूरा लेना है, तो 11 महीना ये इनकम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग बहुत करेंगे। वंस वी कंप्लीट द चैप्टर विल डू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो उसमें ये सब न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, विल सॉल्व मोर, बट आई बिलीव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे आपको हो गई है। ठीक है, अच्छा, आप इनकम कम दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं क्या? हाँ, इनकम कम दिखाना चाहते हैं, दिखा दीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए, ऑडिट कराइए। चलिए, इसके बाद देखिए ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है नॉन रेजिडेंट का। नॉन रेजिडेंट का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एक्चुअली ये देखिए आपको इस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है तो एमसीक्यू हो सकता है, तो उसके लिए बस आपसे पूछ लेगा रेट ऑफ टैक्स कितना है, तो बस इसलिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना के आपको रेट बता दिया है। तो अदरवाइज आपको पढ़ना नहीं है, ये बस याद कर लीजिए रेट्स। शिपिंग बिजनेस नॉन रेजिडेंट का है तो उसकी इनकम 7.5%। शिपिंग बिजनेस नॉन रेजिडेंट का 7.5% इनकम दिखा सकता है। बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फैसिलिटी इन कनेक्शन विथ और सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर यूज्ड इन द प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट आपको मशीन वगैरह सप्लाई करता है ताकि आप ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सके। ठीक है, ये ऑयल रिग वगैरह सब इसी में आता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत कम ही कंपनियों के पास हमारे देश में ऑयल रिग्स वगैरह है। ठीक है, बाकी सब तो किराए पे लाके ऑयल ड्रिलिंग वगैरह करते हैं। तो ऑयल ड्रिलिंग के अपरेटस, इक्विपमेंट्स, जितनी भी चीज़ किराए पे हमारे देश में आती है, तो जो कंपनी किराया ले रही है इसका, उसकी इनकम किराए का बस 10% मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए ये क्यों है, इतना कम गवर्नमेंट क्यों मान रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, हमारे कम देश में है नहीं, लोग देंगे इससे किराए पे ज़्यादा। ठीक है, इंटरेस्ट लेंगे। बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट है तो आपको मालूम ही है कि भाई फॉरेन की जो एयरलाइंस होती है वो भी हमारे देश में आती हैं, फिर यहाँ से पैसेंजर लेके जाती हैं, तो इनकम कितनी मानी जाएगी? जितना पैसा आ रहा है उनका 5% इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, अच्छा, एयरलाइंस बिजनेस वगैरह में मोटा मोटी मार्जिन भी इतनी होती है, तो इसमें ये मत कहिएगा कि कम है, मोटा मोटी मार्जिन भी इतनी ही बैठती है। ठीक है, in case of foreign company engaged in civil construction, erection of plant and machinery, testing or commissioning thereof in connection with turnkey power project approved by the central government। अब ये फॉरेन कंपनी अगर हमारे यहाँ आके सिविल कंस्ट्रक्शन करती हैं, प्लांट एंड मशीनरीज बनाती हैं, ठीक है, टर्नकी प्रोजेक्ट बनाती हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? नाम से ही समझ में आता है, टर्नकी किसको कहते हैं? टर्नकी, चाबी लगाइए, खट से खुल गया। ठीक है, टर्नकी का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट इतना रेडी है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस चाबी लगाइए, चालू हो गया प्रोजेक्ट। जैसे फ्लैट्स में भी कहा जाता है टर्नकी फ्लैट्स। टर्नकी फ्लैट्स का मतलब क्या हुआ मालूम है? कि आपको जो फ्लैट मिला है बस आप चाबी घुमाइए और रहना शुरू कर दीजिए, कुछ करना नहीं है कि भाई एसी लगवाना है, ये करना है, वो करना है, गद्दे लगाने हैं, किचन में हमको गैस खरीदना है, कुछ नहीं। टर्नकी फ्लैट्स का मतलब बस चाबी घुमाइए, रहना शुरू कर दीजिए। वैसे ही टर्नकी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे बस आप चाबी घुमाइए और प्रोजेक्ट चालू हो गया। ठीक है, जिस भी फैक्ट्री को आपने लगाया है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स मतलब वो फैक्ट्री बस तुरंत चालू, बस चाबी घुमाइए, सीमेंट बनना शुरू हो गया, अगर वो सीमेंट की फैक्ट्री है तो फॉरेन कंपनी आके अगर इस तरीके का सिविल कंस्ट्रक्शन करती है, प्लांट एंड मशीनरी बनाती है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स बनाती है हमारे देश में, तो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड और पेबल इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। ठीक है,
10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, जितना भी इंडिया से उसको पैसा मिलता है उसका 10% उसकी इनकम मान ली जाती है। तो बस ये रेट्स चार्ट को याद कर लीजिए, ये फॉरेन कंपनीज के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है, ठीक है, और या नॉन रेजिडेंट कह लीजिए। बाकी रेजिडेंट के लिए जो 3 सेक्शन थे उससे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं और वो आपने देख ही लिया है, राइट। तो विल स्टॉप हियर।